लेक्चर में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसमें डाइपोल जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक ऊपर की ओर तो दूसरा नीचे की ओर, ऐसे करके डाइपोल का सेट बनता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और ये फॉलो करते हैं नील्स लॉ। नील्स लॉ क्या होता है कि जो काई एम होता है, ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो C/T प्लस थीटा एन होती है। थीटा एन नील टेम्परेचर है और C क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक है, तो C/T होता था तो वो क्यूरी लॉ होता था, और C/T प्लस थीटा एन जो है वो नील टेम्परेचर लॉ। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नील टेम्परेचर लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जांपल जो होता है इसका MnO, MnO2, FeO, COO कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये एग्जांपल हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। अब ये मटेरियल जो होते हैं वो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, डाइपोल के एंटी पैरेलल अलाइनमेंट रखते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनका नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। और इन मटेरियल की कम वैल्यू होती है, पॉजिटिव में कम वैल्यू होती है ससेप्टिबिलिटी की। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी पॉजिटिव और कम वैल्यू होती है, वो पहले ही शुरुआत में बता दिया है मैंने सबका। तो पॉजिटिव और कम वैल्यू होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की इन मटेरियल्स की। और ये मटेरियल जो होते हैं वो नील टेम्परेचर थीटा एन तक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं। जैसे क्यूरी टेम्परेचर होता था ना सबके लिए, वैसे ही इसके लिए होता है नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर तक एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं और नील टेम्परेचर के ऊपर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। दीज मटेरियल कंटेन एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। एंटी पैरेलल मतलब एक ऊपर को है अगर तो दूसरा उसके अपोजिट में है, फिर एक ऊपर को है तो दूसरा उसके अपोजिट में है, ऐसे करके एंटी पैरेलल डाइपोल अरेंजमेंट रखते हैं। हेंस इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे चलेगा तो सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। These material have small and positive value of magnetic susceptibility. These material remain anti-ferromagnetic material up to Néel temperature, and above Néel temperature they behave as paramagnetic material. ठीक है, ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब एक बार देखते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में भी जो होता है वो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होता है डाइपोल्स का, पर इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड में ये एंटी पैरेलल फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इनके डाइपोल जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होते हैं। तो एंटी पैरेलल तो होते हैं, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि अगर एक्सटर्नल फील्ड जीरो भी है तो भी इनमें नेट मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंस होता है, क्योंकि अगर एक मैग्नेटाइजेशन में अगर एक डाइपोल की वैल्यू ज़्यादा है मैग्नेटाइजेशन में, अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, दूसरा अपोजिट है लेकिन कम है, तो नेट जो होगा वो इस साइड को आएगा। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू भले ही कम हो लेकिन नेट तो ऊपर को आएगा। जैसे ये वेक्टर है, साइज़ के हिसाब से इनका मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, तो ये एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया तो ऊपर को आएगा मैग्नेटाइजेशन नेट। ये नेट है इन दोनों का, ये प्लस ये करेंगे तो ऊपर को आएगा नेट मैग्नेटाइजेशन, ऊपर को आएगा। ठीक है, आई समझ। तो भले ही ये एक एंटी पैरेलल है पर इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन
प्रेजेंट होता है, जबकि इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस हो। दे और ये जो होते हैं वो फेरी मैग्नेटिक होते हैं क्यूरी टेम्परेचर तक, और क्यूरी टेम्परेचर से एवब अगर इन ले जाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें क्यूरी टेम्परेचर आता है, और उस जो एंटी फेरी मैग्नेटिक था इसमें नील टेम्परेचर आता था। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। These material also contain anti-parallel alignment of dipoles, but they are not equal in magnitude. Hence, these material pass net magnetization. These material possess net magnetization even in the absence of magnetic field. ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये नेट मैग्नेटाइजेशन पोजेस करते हैं। दीज मटेरियल्स रिमेन फेरोमैग्नेटिक अप टू सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। दीज रिमेन फेरी मैग्नेटिक जो होते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर तक फेरी मैग्नेटिक होते हैं। एबव द क्यूरी टेम्परेचर दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक, जो भी बताया है। ठीक है, एक एडवांटेज है इसका। The advantage of these material their higher resistivity होती है इसकी than ferromagnetic material. Due to this reason, ferromagnetic are having lesser eddy current loss as compared to ferromagnetic. इसकी जो रजिस्टिविटी होती है फेरी मैग्नेटिक की, वो फेरोमैग्नेटिक की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें एडी करंट लॉस कम होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तुलना में। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फेराइट्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस प्रॉपर्टी की वजह से फेराइट जो होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन रजिस्टिंग ऑफ कोर तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये देख लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग ऑफ कोर में यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होते हैं, और इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और इंडक्टर जो होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग, कोर की डिज़ाइन में इन्हीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जगह में यही यूज़ होते हैं फेराइट, जिसको बोलते हैं एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, इन्हीं का यूज़ होता है। जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हैं इनकी जो रजिस्टिविटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी जो इनकी जो रजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो जो एडी करंट लॉस होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एडी करंट जो होगा वो कम बनेगा, जिसकी वजह से इनको अब एडी करंट कहाँ होता है, वो कोर में होता है। कोर डिजाइनिंग में जब ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है उसमें अगर वो हमारी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की बना दें तो क्या होगा कि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। बस बहुत समझा दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेराइट्स, हाई रजिस्टिविटी होती है, लेस एडी करंट लॉस होता है। फेराइट्स मतलब यही फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, हाई रजिस्टिविटी हो गई तो एडी करंट लॉस कम होगा, रजिस्टिविटी ज़्यादा तो एडी करंट बनेगा ही कम, तो लॉस भी कम होगा। हाई परमिएबिलिटी हो गई, हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, इसका सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी हाई होता है, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और एक्सट्रीमली लो डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी कम होगा। ठीक है,
अब पढ़ लेते हैं मैग्नेटोस्ट्रक्शन क्या होता है। जैसे मैग्नेटोस्ट्रक्शन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्ट्रक्शन याद है, वैसे ही मैग्नेटोस्ट्रक्शन भी होता है। सिमिलरली वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल आर मैग्नेटाइज चेंज इन डायमेंशन ऑफ जनरली ऑब्जेक्ट, दिस property of material is known as मैग्नेटोस्ट्रक्शन। जैसे हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है, तो इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटोस्ट्रक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्ट्रक्शन भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। जब हम किसी इलेक्ट्रिक मटेरियल को मतलब क्या करते थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे, चार्ज प्रोवाइड करते थे, तो उसकी डायमेंशन में चेंज होता था, तो हम उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्ट्रक्शन। और इसमें रिवर्स इफेक्ट नहीं होता था, मतलब अगर हम उसकी डायमेंशन चेंज करें तो चार्ज नहीं जनरेट होता था, तो इसको बोलते थे इलेक्ट्रोस्ट्रक्शन। मैग्नेटोस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी डायमेंशन चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रक्शन। विल्लारी इफेक्ट क्या है, जस्ट अपोजिट मैग्नेटोस्ट्रक्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम डायमेंशन चेंज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड करा के उसकी डायमेंशन चेंज करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज्ड होगा, तो उसे विल्लारी इफेक्ट बोलते हैं। इट इज़ कन्वर्ज ऑफ मैग्नेटोस्ट्रक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन leads to change in magnetic permeability of material in the direction of applied mechanical stress। मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा या फिर मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसे विल्लारी इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों याद रखना, विल्लारी इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा याद रखना, मैग्नेटोस्ट्रक्शन और विल्लारी इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, दीज मटेरियल कैन ईजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। सॉफ्ट हैं, आसानी से, सॉफ्ट का मतलब क्या, जो आसानी से मान जाए, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और डीमैग्नेटाइज होते हैं। दे फॉलो रैपिड स्विचिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू अप्लाइड AC फील्ड। अल्टरनेटिव करंट से जो फील्ड बनती है उसे AC फील्ड बोलते हैं। रैपिड स्विचिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी तुरंत मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ही ख़त्म करी वैसे ही डीमैग्नेटाइज हो गया, इसे बोलते हैं रैपिड स्विचिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इसमें होता है लो रिटेंटिविटी होती है, मतलब अब इसमें क्या होता है कि रिटेंटिविटी बहुत कम होती है, थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो तुरंत मैग्नेटाइज तुरंत डीमैग्नेटाइज होने के लिए रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए। लो कोरेसिविटी भी होगी। अब अगर रिटेंटिविटी कम है, मतलब पहले से ही इसमें ये रिटेंटिविटी है, इतनी ही हम मैग्नेटाइजेशन बचा है अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो भी कम होगी। तो लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, लोअर हिस्टेरेसिस लॉस, बिकॉज नैरो हिस्टेरेसिस लूप बनता है। हिस्टेरेसिस लूप जो है इसका वो बहुत नैरो होता है, क्योंकि सॉफ्ट है, तुरंत मैग्नेटाइज तुरंत डीमैग्नेटाइज होना है, तो अगर ये दोनों कम होंगे, लो रिटेंटिविटी होगी मतलब M में भी कम, और लो कोरेसिविटी मतलब H में भी कम, ये दोनों की वैल्यू कम है तो इसका ग्राफ भी कम होगा। लूप मतलब लोअर हिस्टेरेसिस लॉस होगा, मतलब अगर नैरो हिस्टेरेसिस लूप बन रहा है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद हाई परमिबिलिटी होती है और हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है इसका हाई होता है और परमिबिलिटी भी हाई होती है।
इसका जो एग्जांपल है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के, वो होते हैं Fe सिलिकन, आयरन सिलिकन, FeSiLoy 5% जिसमें सिलिकन शामिल होती है, और आयरन निकल एलॉय, आयरन निकल एलॉय को पैराम एलॉय, या फिर Mu मेटल, या फिर सुप्रीम एलॉय, कुछ भी बोलते हैं आयरन निकल एलॉय को, और फेराइट्स, ये एग्जांपल होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है, उसके बाद हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। दीज मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, they retain their magnetization even after the removal of field। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे फिर भी इनमें मैग्नेटाइजेशन रहता है, और डीमैग्नेटाइज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसकी हाई वैल्यू ऑफ क्या होती है, रिटेंटिविटी, हाई वैल्यू रिटेंटिविटी की होती है, हाई वैल्यू कोरेसिविटी की होती है, जिसकी वजह से इसका लूप भी एरिया जो है उस लूप का वो भी ज़्यादा होता है। और इनको परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो उसके बाद ये डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी जो होते हैं, प्रॉपर्टी होती है हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, हायर हिस्टेरेसिस लॉस बिकॉज ऑफ वाइड हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप जो होता है वाइडर होता है, जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होता है। हाई परमिएबिलिटी इसकी भी होती है। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, और हाई क्यूरी टेम्परेचर होता है इसका। एग्जाम्पल जो है इसके, कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील कहाँ होता है यूज़, मैग्नेट इन लेच रिलेस और कंपास नीडल जो होती है उसमें कार्बन स्टील का यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट की तरह। टंगस्टन स्टील जो होती है वो यूज्ड एज मैग्नेट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में टंगस्टन स्टील का यूज़ होता है मैग्नेट की तरह। अल्निको, ये एल्युमिनियम, अल्निको लिखो और उसे काट दो, AlNi और CO, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अल्निको बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर स्टेबल विथ टाइम एंड टेम्परेचर। अल्निको की टेम्परेचर और टाइम के साथ स्टेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये